हाय फ्रेंड्स, मैं आशीष चौधरी आपका स्वागत करता हूं आपके प्यारे से चैनल कैप्चर फिजिक्स में। ऑप्टिक्स के अंतर्गत हम दूसरा चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन तथा पूर्णांतिक परावर्तन। तो पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे पूर्णांतिक परावर्तन के उदाहरण। तो 7 उदाहरणों को हमने कंप्लीट कर लिया था। उसी क्रम में उसी के आगे नेक्स्ट इसका जो एग्जाम्पल नंबर 8 है वो आज मैं आपके समक्ष डिस्कस करूँगा। तो आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे कि पूर्ण परावर्तक प्रिज्म यानी टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म क्या होता है, वह किस तरह से काम करता है, ऑप्टिक्स में उसे हम किस तरह यूज़ में लाते हैं वो भी समझेंगे, उसकी क्रिया विधि क्या है उसको हम बड़ी आसानी से इस लेक्चर में समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं प्रिज्म क्या है। आगे चौथा चैप्टर ही है प्रिज्म पर, एक चौथा चैप्टर है प्रिज्म पर आधारित। तो आगे प्रिज्म के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। फिलहाल प्रिज्म के बारे में आपको थोड़ा बता दूं तो प्रिज्म क्या है, कांच का एक गुटका होता है, यानी कांच के गुटके को काटकर बनाया जाता है। इसके 2 पृष्ठ त्रिभुजाकार होते हैं और 3 पृष्ठ आयताकार। टोटल इसमें 5 फलक यानी पृष्ठ होते हैं। 2 सतह जो होती हैं इसकी त्रिभुज के शेप की होती हैं और 3 सतह होती हैं आयत की शेप की। देखें यहाँ पर थोड़ा मैंने यहाँ बनाने की कोशिश की है। प्रिज्म कुछ इस तरह से होता है। जो जनरली प्रिज्म होता है, सामान्यतः प्रिज्म इस तरह का होता है। तो ये सामने वाला और इसके जस्ट पीछे वाला, ये 2 इसमें त्रिभुजाकार पृष्ठ होते हैं और एक ये वाला और नीचे वाला 3 आयताकार होते हैं। तो त्रिभुज क्या है, कांच का एक बना पारदर्शी गुटका होता है कांच का, जिसके 2 पृष्ठ त्रिभुजाकार यानी ये और इसके जस्ट पीछे, ये एक्चुअल में 3D डायग्राम है। ये और इसके जस्ट पीछे त्रिभुज शेप का होता है, यानी ये वाली जो सतह होंगी त्रिभुज के आकार की होंगी और इसके जो साइड वाली ये और नीचे वाली ये आयताकार होंगी। तो टोटल कितने फलक हो गए, 5, 2 त्रिभुजाकार 3 आयताकार। कांच का होता है। अब ये क्या करता है, प्रकाश किरणों को मोड़ता है, प्रकाश किरणों को मोड़ता है, यानी अगर इसके ऊपर प्रकाश किरणें आपतित होंगी तो वो उन प्रकाश किरणों को मोड़ देता है, एक डायरेक्शन में मोड़ देता है। अब जनरली जो प्रिज्म होता है और इसे हम कहते हैं प्रिज्म कोण, और पढ़ने के लिए अपनी थ्योरीज में हम प्रिज्म को इस तरह से डिनोट करते हैं, यानी ये 3D वाले डायग्राम हम नहीं बनाते हैं। तो जनरली हम त्रिभुज वाले इस एरिया को, तो त्रिभुज यानी प्रिज्म को हम इस शेप से डिनोट करते हैं। अब ये जो होता है इसे हम कहते हैं प्रिज्म कोण, और प्रिज्म कोण को डिनोट करते हैं हम ऐसे। प्रिज्म कोण के सामने वाली ये वाली भुजा जो ये होती है इसे हम कहते हैं प्रिज्म का आधार, ये बेस है प्रिज्म का। तो फिलहाल ये तो प्रिज्म के बारे में जनरल सी जानकारी आपके लिए। तो ये जनरली सामान्यतः प्रिज्म ऐसा होता है, लेकिन हमें जो पढ़ना है वो है पूर्ण परावर्तक प्रिज्म। अब ये भी एक प्रिज्म है, फर्क सिर्फ इसकी बनावट का है, यानी इसको काटने का, उसकी शेप यानी उसको साइज यानी इसको आकार प्रदान करने का फर्क है बस। अब ये भी प्रिज्म है, ये भी प्रिज्म है, तो इसे पूर्ण परावर्तक प्रिज्म क्यों नाम दिया गया? तो इसकी एक वजह है, ये एक्चुअल में इस तरह से काटा जाता है। ये एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की फॉर्म में होता है, समद्विबाहु समकोण। इसको देखना, समद्विबाहु, सम मतलब समान, द्वि मतलब 2, बाहु मीन्स भुजा, यानी ऐसे त्रिभुज की फॉर्म में काटा जाता है जिसकी 2 भुजाएं समान हो। फिलहाल देखो ये वाली भुजा को मैंने इसके समान लिया है, और समकोण यानी उसका जो एक कोण होता है त्रिभुज का वो समकोण होता है, यानी 90 डिग्री होता है। तो इस ट्रायंगल को देखें आप, इसमें देखो ये वाला कोण 90 अंश है और ये दोनों भुजाएं कैसी हैं, समान। तो इस शेप को हम बोलते हैं समद्विबाहु समकोण, यानी इस त्रिभुज का नाम क्या है, समद्विबाहु समकोण। यानी इसी फॉर्म में काट दिया जाता है, इसी फॉर्म में इसको काट दिया जाता है और इसी को हम कहते हैं पूर्ण परावर्तक प्रिज्म। ये करता क्या है, प्रकाश किरणों को पूरी तरह से परावर्तित कर देता है, यानी प्रकाश किरणों को एक निश्चित पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोड़ देता है। जरूरत के हिसाब से प्रकाश किरणों को हम लंबवत नीचे की ओर मोड़ सकते हैं, लंबवत ऊपर की ओर, या फिर 180 डिग्री में विपरीत दिशा में। आप इधर जा रहे हैं यानी प्रकाश किरणें इधर से जाएंगी, वापस लौट के इधर ही आ जाएंगी। और इसका एक यूज और है, इस केस में हम डिस्कस करेंगे कि किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो उल्टा बना देता है, यानी जो इमेज है वो उल्टा प्राप्त हो जाता है। अब क्यों करते हैं, क्या करते हैं, वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से हम इसको यूज़ में लाते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, यानी प्रकाश किरणों को जब हमें 90 डिग्री से विचलित कराना है, यानी प्रकाश किरणों का जो विचलन 90 डिग्री हो तब हम इस शेप का यूज़ करेंगे। यानी उस प्रिज्म वही है, बस उसको रखने का फ़र्क है, ऐसे रख दिया है, ये हिस्सा ऐसे रख दिया और ये हिस्सा ऐसे रख दिया, रोटेट बस उसको घुमा घुमा के रख देंगे। अगर इस शेप में रखेंगे तो प्रकाश किरणें 90 डिग्री से विचलित होंगी, इस शेप में रख देंगे तो 180 डिग्री से, यानी जिधर से जाएंगे उधर ही वापस लौट आएंगी। और अगर इस शेप में रख देंगे, प्रकाश किरणें अगर इधर से आपतित होंगी तो इधर जो वस्तु रखी होगी उसका इधर उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, और जिसे ही हम कहते हैं प्रतिबिंब का उत्क्रमण, यानी प्रतिबिंब का उल्टा प्राप्त होना। तो किस तरह ये काम करता है चलिए जानते हैं इस लेक्चर में। तो
पूर्ण परावर्तक प्रिज्म क्या है? एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होता है, कांच का एक गुटका होता है जो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के रूप में होता है। अब इसका उपयोग क्या है, और हाँ, इसकी जो थ्योरी है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा पीडीएफ के रूप में, तो आप वहाँ से नोट्स बना सकते हैं अच्छे से। तो फिलहाल ये किस तरह इसकी वर्किंग क्या है तीनों की, वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। तो ये क्या है, सबसे पहले एक बात मैंने आपको बताई है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के रूप में कांच का एक पारदर्शी गुटका होता है जो क्या करता है, अपने ऊपर आपतित प्रकाश किरणों को एक निश्चित दिशा में मोड़ देता है। ये तो इसका काम है। अब 90 डिग्री से विचलित कराना है तो हम इस केस को डिस्कस करेंगे। देखें यहां पर, अब ये जो प्रिज्म बना है वो कांच का बना है। किसका बना है? कांच का। और यहाँ जो कांच का जो अपवर्तनांक है, जिस कांच का बना होता है उसका जो अपवर्तनांक होता है वो करीब होता है 1.5, यानी इस प्रिज्म के कांच का जो अपवर्तनांक है वो कितना है? 1.5 इसका लिया जाता है, यानी 1.5 अपवर्तनांक के कांच का इसको बनाया जाता है। अब ये कांच का बना है और ये वायु है, तो ये वाला माध्यम मेरा हो जाएगा वायु और ये वाला माध्यम क्या हो जाएगा? कांच। यानी वायु यहाँ मेरा काम करेगा विरल माध्यम का, और ये प्रिज्म है वो कांच, ये मेरा काम करेगा सघन माध्यम का। अब सपोज ये कोई प्रकाश किरण आ रही है जो वायु से जा रही है कांच में, यानी विरल से किस में जा रही है? सघन में। अब जब भी माध्यम बदलता है तो हमें एक अविलंब की आवश्यकता होती है। अब जो प्रकाश किरण जा रही है वो तल के लंबवत ही जा रही है, यानी ये अविलंब के ऊपर ही जा रही है। हमने ये माना जो प्रकाश किरण है वो अविलंब के ऊपर ही आपतित हो रही है, यानी जो ये वाला पृष्ठ है ऊर्ध्वाधर, ये वाला पृष्ठ, इसका नाम रख दिया मैंने ABC, यानी जो पूर्ण परावर्तक प्रिज्म है AB के तल के लंबवत आपतित होती है। तो जब कोई प्रकाश किरण किसी तल के लंबवत आपतित होती है तो वो विचलित नहीं होती है, वो सीधी जिस रास्ते पर आती है उसी रास्ते पर सीधी निकल जाती है। तो वो प्रकाश किरण सीधी यहाँ से ऐसे ही निकल जाएगी यहाँ तक। अब इसको वैसे जाना चाहिए था पार, वजह क्या? आगे वायु है, यहाँ कांच है। अब होता ये है, देखें यहाँ पर, ये एंगल 45 है, ये 90 डिग्री प्राप्त है, तो ये एंगल कितना हो गया? 90। अब हम जानते हैं यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है? त्रिभुज। अब ये 90 है, ये 45 है, ये एंगल कितना हो जाएगा? तो 180 अंश में से घटा देंगे तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा? 45 अंश। अब देखें यहाँ पर, जैसे ही 45 अंश, अब ये क्या होता है इस दौरान, अब प्रकाश किरणों को पार जाना था। अब जब भी अपवर्तन पढ़ते हैं तो फिर हम यहाँ एक बना लेते हैं अविलंब। तो जो पृष्ठ AC है इस पर मैंने एक अविलंब बना लिया, एक अविलंब ड्रॉ कर लिया, जानने के लिए प्रकाश किरण किधर जाएगी। तो इस अविलंब का नाम रख दिया M। अब इसको देखें, अविलंब होता है 90 डिग्री पर। अब ये एंगल ऊपर 45 है और पूरा 90 है, तो ये वाला एंगल ये कितना हो गया? यानी ये भी कितना हो गया? 45 अंश। यानी यहाँ से हमें समझ में आ रहा है जो प्रकाश किरण इस प्रिज्म के ऊपर आपतित हुई है वो अविलंब के साथ कितने डिग्री का कोण बना रही है? 45 अंश का। और अविलंब के साथ जो आपतित किरण कोण बनाती है उसे हम कहते हैं आपतन कोण। और इस केस में जो आपतन कोण है, आपतन कोण I का मान कितना है? 45 अंश। आपतन कोण का मान I का मान कितना है? 45 अंश। ये क्या होता है? इसके क्रांतिक कोण से बड़ा है। अब क्रांतिक कोण जो कांच और वायु, ये कांच और वायु, इसको हम कहते हैं कांच और वायु की अंतरापृष्ठ, यानी ये जो सतह है वो कांच और वायु के लिए कॉमन है। तो कांच वायु के लिए जो क्रांतिक कोण है C, इसका मान करीब होता है 41 डिग्री 49 मिनट। ये लगभग होता है 42 डिग्री के करीब। तो 42 अंश, यानी जो कांच और वायु के लिए जो क्रांतिक कोण है वो 42 डिग्री है। अब यहाँ पर कितना बन रहा है? 45 डिग्री। तो इस वजह से क्या होगा, अब आपने पढ़ा है पूर्णांतर परावर्तन, जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाता है तो वो किरण सघन माध्यम ही वापस लौट आती है। अभी वो कांच में है तो पार नहीं जाएगी, सघन माध्यम में ही वापस लौट आती है इस तरह से। अब लंबवत होती हुई तो पार निकल जाती है, यानी यहाँ भी एंगल कितना बनाइए? 45 डिग्री का। तो इस तरह हमने देखा प्रकाश किरण जा रही थी इस रास्ते पर, लेकिन लंबवत इस रास्ते पर वो नीचे की ओर निकल गई। अब सवाल आता है कि यहाँ से रास्ता बदलेगा? नहीं बदलेगा। अब ये वाली जो किरण बाहर निकली है, निर्गत हुई है पृष्ठ BC पर कि अविलंब, यानी उसके लंबवत निकली। जब लंबवत जाती है तो अपना रास्ता वो नहीं बदल। तो इस तरह हमने देखा, तो जैसे ही इस पूर्ण परावर्तक पृष्ठ पर कोई प्रकाश किरण उसके लंबवत आपतित हुई तो उसकी डायरेक्शन जस्ट लंबवत नीचे की ओर हो गई। तो प्रकाश किरण की इसने दिशा को क्या कर दिया? बदल दिया।
आई थिंक आप समझ गए होंगे कि पहले केस में इसने प्रकाश किरणों को किस तरह से मोड़ा। तो घटना कौन सी घटे? तो यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन की, कि आपतन कोण यानी आई का मान क्रांतिक कोण से ज़्यादा हो जाता। अब क्रांतिक कोण का यहाँ पर मान है 42 अंश 40 डिग्री, एक्चुअल में इतना होता है 41 अंश 49 मिनट, तो लगभग 42 अंश के करीब आप मान सकते हैं। तो 42 अंश यहाँ तो 45 है, तो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा है, इसलिए वो प्रकाश कण कांच से पार ही नहीं निकल पाती, यानी सघन से सघन विरल में जा ही नहीं पाती है, तो कांच से कांच में ही वापस लौटती हुई ऐसी सीधे निकल जाती है। तो इस तरह ये प्रकाश कण उधर नहीं गई है, लंबवत नीचे की ओर मुड़ गई है। तो इस तरह प्रकाश कण का 90 डिग्री से विचलन इस केस में हो गया। आप 2 प्रकाश कणों को ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, फिलहाल हमने इसमें एक ही लिया। अब चल रहे हैं उस केस में। अब दूसरे केस में हम डिस्कस करेंगे प्रकाश कण का 180 अंश से विचलन, यानी इसका मतलब ये है प्रकाश कण अगर इस पर ऐसे आपतित होगी तो वापस इधर ही आएगी। 180 अंश का मतलब क्या? आप इधर जा रहे हैं और वापस लौट के उधर ही आ गए 180 घूम के ऐसे। तो ये होगा इस केस में। कैसे होगा देखें यहाँ पर। आप ध्यान एक ही बात रखना इस क्वेश्चन में आपको, कि जो क्रांतिक कोण का मान है कांच और वायु के लिए वो कितना होता है? 42 अंश। अगर आपतन कोण का मान 42 से ज़्यादा है तो घटना हो जाएगी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। देखें यहाँ पर। तो सपोज ये मैंने ली कोई प्रकाश किरण, ये जो पृष्ठ इसका नाम रख दिया ABC, जो पृष्ठ AB के लंबवत आपतित हुई है। देखिए यहाँ पर, जब कोई प्रकाश कण किसी तल के लंबवत आपतित होती है तो वो बिना विचलन के सीधे निकल जाती है, यानी फिर उसे मतलब नहीं है यहाँ पर वायु है और अंदर कांच है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, रास्ता नहीं बदलेगा उसका। जब कोई प्रकाश कण किसी तल के लंबवत आपतित होती है तो वो विचलित नहीं होती है, सीधी जाती है। इस केस में भी जा रही है। अब देखो यहाँ पर ये 45 है, ये लंबवत है, तो ये कितना हो गया? 90। अब 180 अंश तीनों का योग होता है किसी त्रिभुज में तीनों कोणों का। अभी 90, ये 45, ये घटा के निकाल लेंगे। 180 अंश में से घटाओगे तो ये भी कितना आ जाएगा? 45। अब 45 आ गया, ये वाली प्रकाश कण यहाँ आ गई है। अब हमें ये देखना है कि ये प्रकाश कण पार जाएगी। नॉर्मली कहाँ से जाती है, लेकिन इस केस में अब पार जाएगी कि नहीं जाएगी, तो हमें पृष्ठ AC पर फिर एक अभिलंब बनाना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, पृष्ठ AC पर एक अभिलंब बना लिया, इस अभिलंब का नाम रख दिया M। अब अभिलंब मतलब लंबवत, इस तल के लंबवत। अब इतना 45 है तो इतना कितना बचा? ये भी 45, टोटल 90 होगा, तो ये भी कितना हो गया? 45। अब जो 45 अंश है ये क्या हो गया इसके लिए? आपतन कोण। क्या हो गया? आपतन कोण। आपतन कोण क्या होता है? आपतित किरण का अभिलंब के साथ कोण। तो ये आपतित किरण है, आपतित किरण का अभिलंब के साथ जो कोण होता है उसे कहते हैं आपतन कोण। आपतन कोण को दर्शाते हैं I से। आपतन कोण का मान कितना हो गया? 45 अंश। यानी जब 45 अंश हो गया तो इस केस में क्या होगा? 45 अंश होने की वजह से, और इसका जो क्रांतिक कोण है वो कितना है? 42 अंश। आपतन कोण कितना है? 45 अंश। तो वो किरण पार नहीं जाएगी, इसी माध्यम में वापस लौट जाएगी, इसी माध्यम में पूर्ण आंतरिक परावर्तित हो जाएगी। तो देखो वो क्या करेगी, इसी माध्यम में इस तरह से ऐसे पूर्ण आंतरिक परावर्तित हो जाएगी। अब देखेंगे यहाँ पर, अब देखें यहाँ पर ये एंगल 90 है, ये एंगल कितना है? 90। अब हम ये देखेंगे क्या ये प्रकाश कण BC पृष्ठ से बाहर निकल पाएगी। तो इसके लिए हमें फिर यहाँ पर एक अभिलंब बनाने की आवश्यकता है। तो हमने क्या किया, इस BC पृष्ठ पर फिर एक अभिलंब ड्रॉ कर दिया। अभिलंब का मतलब लंबवत रेखा, तो इस अभिलंब का नाम रखा मैंने अब की बार N। तो देखें यहाँ पर ये एंगल 90 है, तो ये भी एंगल कितना होगा? 45, और ये भी एंगल कितना होगा? 45। अब देखें यहाँ पर ये आपतित किरण है और ये 45 है, तो ये कितना बचा? ये भी 45 है। आपतित किरण का अभिलंब के साथ जो कोण बनता है उसे हम कहते हैं आपतन कोण। आपतन कोण का मान इस केस में भी कितना हो गया? 45 अंश। जब आपतन कोण 45 है और क्रांतिक कोण 42 है, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज़्यादा है, तो वो किरण पार नहीं निकलेगी, इसी माध्यम में पूर्णतः परावर्तित हो जाएगी। तो वो प्रकाश कण उधर न जाके इधर सीधी इस तल, ये वाला तल फिर आ गया AB, इस तल के लंबवत वो सीधी अब नहीं मुड़ेगी। वजह क्या है? इस तल के लंबवत आ रही है, तो वो सीधी मेरी तरफ आ जाएगी इस तरह से। तो इस तरह आपने देखा वो प्रकाश कण की डायरेक्शन जाने की तो इधर थी, लेकिन आ रही है इधर, यानी जिधर जा रही थी लौट के वापस उधर ही आ गई। तो इस तरह हमने देखा कि जो प्रकाश किरण है वो 180 अंश से विचलित हो गई है, यानी प्रकाश किरण गई ऐसी थी, एंटर एंटर बाहर एग्जिट।
तो इस दौरान क्या हो गया, प्रकाश कण 180 अंश से विचलित हो गई, यानी जिस रास्ते यानी जिधर जा रही थी वापस ही लौट के उधर ही आ गई। आई थिंक आप ये केस समझ गए होंगे बड़ी आसानी से। अब लास्ट इसका बचा है प्रकाश का यानी प्रतिबिंब का उत्क्रमण। यानी इस केस में हम देखेंगे जो प्रतिबिंब में किसी वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा कैसे बनता है। देखें यहाँ पर, तो सपोज है इसका नाम रख दिया मैंने ए, इस पृष्ठ का नाम रख दिया बी इस पॉइंट का, और इस पॉइंट का नाम रख दिया मैंने सी। देखें यहाँ पर, तो ये कोई प्रकाश कण है, ये जो तल ए बी पर, जो पृष्ठ ए बी पर आपतित हो रही है। अब पृष्ठ ए बी पर आपतित होगी तो इस पर मुझे एक अभिलंब बनाना पड़ेगा, किधर जाएगी ये पता करने के लिए। अब देखें यहाँ पर, अब ये माध्यम वायु है, ये माध्यम कांच है। ये माध्यम वायु है तो वायु माध्यम मेरा कैसा हो गया, विरल, और ये कांच है तो कांच माध्यम मेरा कैसा हो गया, सघन। अब प्रकाश कण जब वो विरल से सघन में जाती है, यानी वायु से जब कांच में जाएगी, वायु मेरा कांच हो जाएगा मेरा सघन। तो विरल से सघन में जाती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है। अब एक्चुअल में इसका रास्ता ये था, अब वो उधर नहीं जाएगी, अविलंब इधर है तो अविलंब की ओर, यानी वो प्रकाश कण नीचे अविलंब की ओर कुछ इस तरह से झुक जाएगी, इस तरह से झुक जाएगी। देखें यहाँ पर, तो इस दौरान क्या होगा, जब वो प्रकाश कण इस तरह से झुक जाएगी, अब देखें यहाँ पर, फिर हमें यहाँ पर एक अविलंब बनाना पड़ेगा, क्या वो पास जाएगी नहीं जाएगी। अब देखें यहाँ पर, इस दौरान होता क्या है, जो आपतन कोण का मान है वो क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाता है, यानी आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाता है, यानी ये वाला एंगल कितना बनता है यहाँ पर, 45। आपतन कोण का मान कितना है, 45, और क्रांतिक कोण इस केस में कितना होता है, कांच और वायु के केस में 42। तो इस वजह से वो प्रकाश कण पार नहीं निकलेगी, इसी माध्यम में पूर्णतः परावर्तित, यानी वो इधर ही लौट आएगी। देखें यहाँ पर, तो प्रकाश कण उधर पार न जाके इधर ही लौट आएगी। देखें यहाँ पर, ऐसी लौट आएगी। अब देखें यहाँ पर, अब यहाँ फिर हमें एक अविलंब बनाना पड़ेगा, तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक अविलंब बना लिया। अब क्या होगा, वो प्रकाश कण देखो कांच से किस में जा रही है, सघन से किस में जा रही है, विरल में। जब सघन से विरल में जाती है तो अविलंब से दूर हटती है, तो वो प्रकाश कण अविलंब से दूर इस तरह से ऐसी हट जाएगी। तो इस तरह, यानी जो वस्तु अगर यहाँ रखी है, अगर कोई वस्तु यहाँ पर इस तरह से रखी है, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पर उल्टा बनता है। कैसा बनता है, उल्टा। तो यानी इसका मतलब ये हो गया कि वस्तु अगर यहाँ है तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा अपवर्तन के पश्चात वो प्रिज्म के उधर उल्टा बनता है, तो इसी को हम कहते हैं प्रतिबिंब का उत्क्रमण। क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब का उत्क्रमण। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा।